हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 के समस्त छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कल हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें। इस क्रम में अब हम कौन कौन सी बातें हमें डॉक्टर अंबेडकर महत्वपूर्ण बताते हैं प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, इस संबंध में हमने बहुत सी बातें पढ़ी। अब उसके अगले क्रम में हम चलते हैं और जहाँ से हमने समाप्त किया था वहीं से प्रारंभ करते हैं। यदि आप अंग्रेजों का इतिहास पढ़ें तो आपको ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जब दल विशेष के नेता किसी एक गलत बात को लेकर अपने विपक्षी दल को कमज़ोर कर सकते थे। ये ऐसी बहुत सी स्थितियाँ थी कि दल विशेष के लोग अपने प्रतिपक्ष के लोगों को किसी मुद्दे को या बात को लेकर के उन्हें कमज़ोर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि इससे उनके विधान को नुकसान पहुंचेगा और प्रजातंत्र की हानि होगी। तो इस कारण से प्रजातंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने अपना स्वार्थ नहीं देखा। तो इस प्रकार प्रजातंत्र में एक वैश्विक भाव होना चाहिए, विराट भाव होना चाहिए, क्षुद्र भावना का वहाँ कोई स्थान नहीं है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए एक बहुत बात आवश्यक है जो अत्यंत आवश्यक मानी गई है, और वह यह है कि अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार न हो। जहाँ अल्पमत हैं उन पर बहुमत के लोग अत्याचार नहीं करें, इस बात का विशेष ध्यान रखना ही प्रजातंत्र की रक्षा का एक स्रोत है। अल्पमत को हमेशा ये विश्वास रखना चाहिए या बना रहना चाहिए कि यद्यपि शासन की बागडोर बहुमत के हाथ में है तो भी अल्पमत को हानि नहीं पहुंच रही है और अल्पमत पर कोई अनुचित प्रहार नहीं किया जा रहा है। ये पूरा विश्वास अल्पमत के लोगों को होना चाहिए कि बहुमत के द्वारा उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया जा रहा है या उनके साथ कोई या उनको कोई हानि नहीं पहुंचाई जा रही है। अल्पमत को इतना विश्वास में लेकर चलना प्रजातंत्र की सुंदरता है। यह एक ऐसी बात है कि जिसका ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बहुत ख्याल रखा जाता है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में विपक्ष के लोगों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। आप में से काफी लोगों को इंग्लैंड के 1831 के चुनाव के परिणाम याद होंगे। उस समय श्री मैगजे रैमडोनाल्ड ने मजदूर दल से त्यागपत्र दे दिया था और एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी। चुनाव आए तो जिस मजदूर दल को मैं समझता हूँ 150 सदस्य थे, 650 की कुल सदस्य संख्या में केवल 50 रह गए थे। ये स्थिति आ गई। श्री बॉल्डविन प्रधानमंत्री बने तब मैं वहीं था, लेकिन मैंने एक बार भी कहीं यह नहीं सुना कि मजदूर दल के 50 जनों के अल्पमत ने, जो कि अनुदार दल के बहुमत की तुलना में बहुत ही अल्पमत था, कभी इस बात की शिकायत की हो कि उन्हें उनके बोलने के उचित अधिकार से वंचित किया गया। अल्पमत के होने के बाद भी उनको ये शिकायत नहीं रही कि उनके दल के लोगों को बोलने का अवसर नहीं दिया गया। यानी अल्पमत को भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक माना गया है, उसका महत्व बहुत ज़्यादा माना गया है। कभी और इसके बाद लिख रहे हैं विरोध करने का अवसर नहीं दिया था, प्रस्ताव उपस्थित करने की सुविधा नहीं दी। अब जरा आप अपनी पार्लियामेंट की ओर देखें, हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद की बात कर लेते हैं। यह जो विरोध पक्ष के लोग लगातार निंदा का प्रस्ताव या कार्य स्थगन का प्रस्ताव लाते रहते हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करता। छोटी छोटी बातों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करना, सरकार को भी एक थोड़ी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए अपने काम के प्रति या अपने काम को लेकर। लेकिन तब भी आपने इस बात की ओर ध्यान दिया होगा कि चाहे निंदा का प्रस्ताव हो या कार्य स्थगन का प्रस्ताव हो। इसके बाद लेखक लिखते हैं कभी किसी प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ हो, मुझे इससे काफ़ी आश्चर्य हो रहा है। जब मैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट के वाद विवाद की रिपोर्ट पढ़ता हूं तो मुझे एक अवसर नहीं दिखाई देता जब अध्यक्ष ने किसी कार्य के स्थगित करने के प्रस्ताव पर विचार करने की अनुमति न दी हो। तो यदि अल्पमत के लोगों के द्वारा कोई मुद्दा उठाया जाता है तो वहाँ के पार्लियामेंट के अध्यक्ष के द्वारा कार्य स्थगन के विचार की अनुमति न दी गई, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लाजमी हो, वाजिब हो तो वो तैयार रहते हैं। हाँ, यदि सरकारी आज्ञा ही हो तो दूसरी बात है। जब मैं बम्बई विधानसभा का सदस्य था तो हमारे मित्रों में से कुछ मोरारजी, श्री मुंशी तथा खरे और दूसरे कुछ लोग सत्तारूढ़ थे। उन्होंने एक भी बार किसी काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने दी। यह तो हमारे मित्र श्री मावलंकर, जो उस समय अध्यक्ष यानी स्पीकर थे, उसे विधान बाह्य कहकर सहायक हो जाते थे, या जैसा उन्होंने स्वीकार किया मिनिस्टर विरोध कर देते थे। आप जानते हैं कि जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तब क्या करना होता है, उस बात को मानना ही होता है। जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तो भी आदमी काम रोको प्रस्ताव लाता है। ये तय है कि मिनिस्टर के द्वारा विरोध किए जाने पर काम रोको प्रस्ताव लाया जा सकता है।
उसमें भी नियमित संख्या होती है। तदनुसार 30 या 40 हस्ताक्षर उपस्थित करने पड़ते हैं। यह हो सकता है कि यदि सरकार इस बात का निश्चय कर ले कि वह ऐसे सब काम रोको प्रस्ताव जो ऐसे लोगों की ओर से उपस्थित किए जाते हैं जो संख्या में 4, 5, 6 जैसी अल्पसंख्या में लोकसभा के सदस्य हैं, तो अल्प मत रखने वाली जातियों या वर्गों को कभी भी ऐसे अवसर नहीं मिलेंगे कि वे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। अल्प मत में होने के कारण से हमारी शासन सुविधा में ये नहीं है कि अल्प मत वाले लोगों को अपनी बात रखने का अवसर मिले। इसका परिणाम क्या होता है? इन अल्प मतों में इस प्रकार की विधान विरोधी विद्रोही भावना पैदा होने लगती है। जब अल्प मत की बातें नहीं सुनी जाती तो विधान विरोधी बातें उपस्थित होने लगती है। इसलिए आवश्यक है कि बहुमत कोई ऐसा काम न करे जिससे अल्प मत के प्रति उनका निरंकुश व्यवहार कहा जा सके। तो बहुमत ऐसा कार्य न करे कि जिससे अल्प मत के हितों की रक्षा न हो सके या उनकी बातें नहीं सुनी जा सके। आगे लिखते हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि उसके बाद अपना भाषण बंद कर दूंगा। लेखक कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि समाज नैतिक नियमों का पालन करे। नैतिकता के नियम अच्छी तरह समझ करके उनका पालन करें। कुछ ऐसा हुआ है कि राजनीति शास्त्र के आचार्यों ने शायद प्रश्न के इस पहलू पर कभी विचार ही नहीं किया। अब कुछ लोग मानते हैं ऐसा कि राजनीति और नैतिकता एक दूसरे के विरोधी हैं। इस विषय पर कभी राजनीति शास्त्रियों ने चर्चा ही नहीं की। उनकी दृष्टि में नीतिपरायण होना एक बात है और राजनीति दूसरी बात। कुछ लोग ऐसा जो मानते हैं, नैतिक नियमों को जानकार है, वो कहते हैं कि राजनीति और नीति का कोई संबंध नहीं हो सकता, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते हैं कि राजनीति और नीति का गहरा संबंध है। उनकी दृष्टि में, जो लोग नहीं मानते इस बात को, उनकी दृष्टि में नीतिपरायण होना एक बात है और राजनीति दूसरी है। आप राजनीति सीख सकते हैं लेकिन नीति के विषय में कोरे ज्ञानी बने रह सकते हैं। क्यों? राजनीति में हो सकता है धूर्त व्यक्ति भी हो, उसको नीति से कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता ना हो। आप राजनीति सीख सकते हैं लेकिन नीति के विषय में कोरे रह सकते हैं। लेकिन नीति के इसके बाद लिखते हैं, मानो राजनीति बिना नीति के सफल हो सकती हो। लोगों की मान्यता के अनुसार तो राजनीति बिना नीति की चल सकती है, सफल हो सकती है। मुझे तो एक आश्चर्य में डालने वाली स्थापना मालूम देती है। जो प्रजातंत्र में होता क्या है, हम एक स्वतंत्र सरकार में प्रजातंत्र की चर्चा प्राय करते हैं। हम स्वतंत्र सरकार में प्रजातंत्र की चर्चाएं करते हैं। स्वतंत्र सरकार से हमारा क्या अभिप्राय है? इसका मतलब है कि जीवन के विशाल क्षेत्र में लोग बिना कानून के हस्तक्षेप के अपना रोज का कारोबार चला सकते हैं, और यदि कानून बनाना पड़े तो कानून बनाने वाले का विश्वास है कि वह समाज विशेष इतना सदाचार परायण अवश्य होगा कि उसमें उस कानून का पालन हो सके। पहली बात तो है कि नैतिकता बहुत बड़ी चीज़ है कि नैतिकता से बंधा हुआ आदमी दुराचरण करेगा ही नहीं तो विधान की जरूरत ही नहीं है। और फिर भी अगर ऐसी स्थिति है तो विधान बनाया जा सकता है और उसके लिए उस अनैतिक आचरण को रोक लगाने के लिए वो विधान उसको बाध्य भी कर सकता है। जिस एक आदमी ने प्रजातंत्र के इस एक पहलू पर भी ध्यान दिया वह मैं समझता हूँ कि लास्की महोदय है। जिस एक आदमी ने प्रजातंत्र के, वो लास्की थे, अपने ग्रंथ में उन्होंने स्पष्ट लिखा कि प्रजातंत्र में मानकर चला जाता है कि समाज नीतिपरायण है। प्रजातंत्र में समाज को नीतिपरायण माना गया है। लास्की मानते हैं यदि समाज नीतिपरायण न हो तो प्रजातंत्रवाद टिका नहीं रह सकता, जैसा इस समय हमारे देश में हो रहा है। नीति के कारण से ही प्रजातंत्र सफल है। नीतिपरायण समाज न होने से प्रजातंत्र टिक नहीं सकता। अंतिम बात, मेरे मत के अनुसार जिसके बिना प्रजातंत्र का काम नहीं चल सकता वह है सार्वजनिक अंतरात्मा। सार्वजनिक अंतरात्मा का क्या अर्थ है कि यदि कोई चीज़ गलत है तो सब लोगों की राय उसमें वैसी रहे कि ये गलत है। यदि कोई ठीक है तो आपकी आत्मा, सब लोगों की आत्मा क्या गवाही देती है, वही बात उचित है। सार्वजनिक अंतरात्मा यही है कि सबकी आत्मा उस काम को लेकर, उस विषय को लेकर के क्या प्रतिक्रिया रखती है, वो सार्वजनिक अंतरात्मा है। इनमें कोई संदेह नहीं, कुछ न कुछ अन्याय हर देश में होता है, लेकिन अन्याय की मात्रा समान नहीं है। अन्याय के अलग अलग स्वरूप हैं। कुछ देशों में अन्याय का प्रभाव बहुत अधिक है, कुछ ऐसे भी हैं जो अन्याय के बोझ में एकदम पिसते जा रहे हैं। बिना किसी कठिनाई के हम इंग्लैंड के यहूदियों की बात ले सकते हैं। इन लोगों को कुछ ऐसे अन्यायों को सहन करना पड़ा है जिन्हें ईसाइयों को कभी सहन नहीं करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि इस अन्याय के विरुद्ध केवल यहूदी लोगों को ही संघर्ष करना पड़ा। इंग्लैंड में यहूदी रहते थे, उनके साथ अन्याय हुआ, लेकिन इंग्लैंड के लोगों का इसमें कोई उनके पक्ष की बात नहीं हुई। यहूदियों के, केवल यहूदी लोग अत्याचारों को सहते थे। इंग्लैंड के ईसाइयों ने कभी मदद नहीं की। वास्तव में वे इसे पसंद करते थे, यानी यहूदियों के साथ हो रहे अत्याचार को वो स्वीकार भी करते थे। वास्तविक बात तो यह है कि वह अन्याय को पसंद करते थे। इंग्लैंड के एक ही आदमी ने यहूदियों की सहायता की और वह आदमी था इंग्लैंड का बादशाह।
यह बात असाधारण लगेगी, लेकिन इसका कारण भी असाधारण था, और यह था पुराने ईसाई कानून के अनुसार कोई यहूदी बच्चा अपने मृत पिता की जायदाद का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था। ये एक नियम बनाया हुआ था कि यदि कोई यहूदी मर जाए तो उसका पुत्र उसका उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। सार्वजनिक अंतरात्मा की कहाँ आवश्यकता पड़ती है, क्या महत्व है उसका, कि इंग्लैंड में रह रहे ईसाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वहाँ के इंग्लैंड के लोगों की आत्मा भी शायद गवाही नहीं देती और वो उस अत्याचार को स्वीकार भी कर रहे हैं। केवल एक व्यक्ति जो इंग्लैंड का बादशाह था वो उसको अन्याय मानता था, तो इंग्लैंड का बादशाह था, उसने सहायता की, लेकिन इसका कारण भी असाधारण था। वो क्यों सहायता करता था? क्योंकि पुराने ईसाई कानून के अनुसार यहूदी यदि कोई मर जाए तो उसका जो मृत पिता की जायदाद है वो उसके उत्तराधिकारी की नहीं होती, बल्कि उस बादशाह की होती है। अब इसमें आगे क्या लिखा है मैं पुस्तिका से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप ध्यान दें। अब इसमें आगे लिखते हैं कि यदि कोई यहूदी बच्चा या उसके पिता की मृत्यु हो जाए तो जायदाद का वो उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था, किसी और कारण से नहीं, केवल इसी कारण से कि वह यहूदी था। यानी यहूदियों पर कितना एक अत्याचार था, उनकी संतान को भी वापस पैतृक संपत्ति मिलने का अधिकार नहीं था। ईसाई था, जो भी बची खुची संपत्ति हो राज्य की ओर से उसका हकदार राजा होने के कारण वह संपत्ति राजा के अधिकार में चली जाती। यानी यहूदियों की संपत्ति राजा के अधिकार में चली जाती थी। राजा को यह सब अच्छा लगता था, वह प्रसन्न था, क्योंकि उसके पास जो संपत्ति आ रही है तो इससे वो प्रसन्न था। जब किसी मृत यहूदी की संतान अपना प्रार्थना पत्र लिए राजा के पास पहुंचती थी तो राजा उसके मृत पिता की जायदाद में से थोड़ा सा कुछ उसको दे देता और शेष अपने लिए रख लेता। ये नियम हुआ करता था वहाँ। यहूदी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र से सारी जायदाद ले लेता, कोई केवल थोड़ा कुछ भाग उसको दे देता था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कभी किसी अंग्रेज ने यहूदी की मदद नहीं की और यहूदियों को अपनी मुक्ति के लिए स्वयं संघर्ष करना पड़ा। तो यहूदियों को अंग्रेजों ने कोई सहायता नहीं की, यहूदियों को स्वयं संघर्ष करना पड़ा। सार्वजनिक अंतरात्मा के होने या न होने का यह एक उदाहरण है। सार्वजनिक अंतरात्मा उस अंतरात्मा को कह सकते हैं कि जो हर अन्याय को देखकर विचलित होती है, चाहे वो किसी के साथ अन्याय हो। यदि अन्याय कहीं हो रहा है तो मन में उसके प्रति विरोध हो, ऐसी भावना जहाँ मन में आए तो वो सार्वजनिक अंतरात्मा का स्वरूप होता है। वह इस बात की परवाह नहीं करती कि उस अन्याय का शिकार किसे होना पड़ रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो हमारी आत्मा, सार्वजनिक अंतरात्मा वही होती है जो उसका विरोध कर सके। तो आगे लिखते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि ये लिख लिया हमने। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे उस व्यक्तिगत रूप से उस अन्याय से कष्ट होता हो या ना होता हो, जो कोई भी उस अन्याय का भाजन हो उसे अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाती है। सार्वजनिक अंतरात्मा वही है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो वो किसी भी स्थिति में उसके साथ खड़ी होने के लिए तैयार है। वो आत्मा, वो सार्वजनिक अंतरात्मा है। आप अफ्रीका का उदाहरण लें, एकदम ताज़ा उदाहरण। वहाँ जो लोग कष्ट पा रहे हैं वे भारतीय क्या नहीं है। श्वेत चमड़ी वालों को कुछ असुविधा नहीं है, तो भी रेमंड स्कॉट जो स्वयं श्वेत चमड़ी वाला है इस अन्याय के विरुद्ध अपनी पूरी ताकत खर्च कर रहा है। रेमंड स्कॉट नाम का व्यक्ति अश्वेत लोगों के प्रति कितनी उदारता रखता है। वो स्वयं अपनी पूरी ताकत से इसका विरोध करता है कि उनके साथ भेदभाव का खेल हो रहा है। पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि बहुत से लड़के लड़कियों ने जो स्वयं श्वेत जातियों के भी हैं दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के संघर्ष में भाग लिया है। यही सार्वजनिक अंतरात्मा कहलाती है। तो यानी वो उस विरोध में एक साथ खड़े होते हैं। उनकी आत्मा ये कहती है कि जो अश्वेत लोग हैं उनके साथ ये क्यों अंतर हो, ये क्यों भेद हो। जो अंदर से आत्मा ललकारती है वही सार्वजनिक अंतरात्मा है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूँ आपको कष्ट पहुँचे या चोट पहुँचे, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम कितने भुलक्कड़ हैं। हम दक्षिण अफ्रीका की चर्चा करते हैं, मैं अपने मन में सोचता हूँ, जानते हैं कि हमारे गांव में दक्षिण अफ्रीका है। सही बात तो ये है कि क्या हम अपने गांव या अपने तबके या अपने मोहल्ले में ये भेदभाव मिटा पाएँ, और सही मायने में हम नहीं मिटा पाएँ। ये रंग भेद की नीति या रंग भेद का अंतर, ये शायद हम तो अपने गांव से ही नहीं मिटा पाए। दक्षिण अफ्रीका तो दूर की बात है, वह वहाँ है, हमें केवल जाकर उसे देखने की ज़रूरत है। हर गांव में ये लिखा, हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है, लेकिन तब भी मैंने शायद ही किसी को देखा हो जो स्वयं दलित वर्ग का न हो।
लेकिन तब भी दलित वर्ग का पक्ष लेकर उठ खड़ा हो। ऐसा व्यक्ति कम मिलते हैं, ऐसे लोग जो स्वयं गरीब या दलित ना हो और उसका पक्ष लेने को तैयार हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ सार्वजनिक अंतरात्मा नहीं है। सार्वजनिक अंतरात्मा होती तो चाहे कोई दलित हो, गरीब हो, लाचार हो, उसके पक्ष में बात होती है। तो यदि यही होता रहा तो हम अपने और अपने भारत में ही कैदी बने रहेंगे। अल्पमत वाले जो इस अन्याय के तले पिस रहे हैं, बहुमत वालों से कभी किसी प्रकार की सहायता नहीं प्राप्त करेंगे जिससे वे इस अन्याय से मुक्त हो सकेंगे। इन सब से भी विद्रोह की भावना बढ़ती है, जिससे फिर प्रजातंत्रवाद को खड़ा खतरा पैदा हो जाता है। लेकिन हम यदि इन चीज़ों को नहीं संभाल पाए तो फिर प्रजातंत्र के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। जो कुछ मैंने कहा वह कोई ऐसे पीटे पिटाए स्थिर सिद्धांत नहीं है जिनका किसी राजनीति शास्त्रज्ञ ने आविष्कार किया हो। लेखक मानते हैं कि जो मेरे मन में भाव थे, विचार थे, वो मैंने आपके सामने रखे। तो किसी राजनीति शास्त्र के विचार नहीं है। भिन्न भिन्न देशों के राजनीतिक इतिहासों का अध्ययन करने में मेरे मन में जो संस्कार पड़ा वह सब उसी का चित्र मात्र है। तो मैंने विभिन्न देशों की राजनीति को समझा, उसके बाद जो मेरे विचार मन में ख्याल आए उनको मैंने लिख दिया। मेरा विश्वास है कि प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक शर्त है। तो ये जितनी चीज़ें मैंने बताई, एक प्रजातंत्र की सही रक्षा करने के लिए इनकी बहुत आवश्यकता है, इस बात को लेखक मानता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका चैप्टर हुआ पूरा। अब हम अगले पाठ की तरफ चलते हैं और आज एक बार उनका लेखक परिचय जानने का प्रयास करते हैं। अब हम प्रारंभ करेंगे नया अध्याय। आज केवल हम परिचय जानने का प्रयास करेंगे। ये 14वां लेसन आपका ठेले पर हिमालय और उसके लेखक है धर्मवीर भारती। आप जैसा सामने देख पा रहे हैं किताब में, इनका परिचय यदि हम देखें तो धर्मवीर भारती, इनका जन्म हुआ था 1926 में और इनका निधन हुआ था 1997 में। धर्मवीर भारती जो थे वो इलाहाबाद में अतार सुइया नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। ये याद रखेंगे जन्म परिचय। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने क्या किया? काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध और आलोचना सभी विधाओं में सृजन किया। गद्य की लगभग समस्त विधाओं में इन्होंने लेखन कार्य किया है। साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का इन्होंने संपादन किया, इससे वो काफ़ी लोकप्रिय हुए। और इससे पहले वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय था तो उसमें हिंदी विषय के प्राध्यापक रहे। कुछ समय तक इन्होंने साप्ताहिक संगम के संपादक के रूप में भी काम किया। तो ये इनकी खास बात। अब उनकी रचनाएं जो है उसमें क्या चीज़ें आई है, तो एक तो मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष और भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम मूल्य और लोक जीवन की झांकी इनके काव्य में मिलती है, इनकी रचनाओं में मिलती है। इनकी मुख्य रचनाओं में कौन कौन सी है जिन पे फिल्में भी बन चुकी है, जैसे गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और 11 सपनों का देश, ये उपन्यास हैं। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, अपना अभिन व आद्यंत, ये काव्य हैं। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग व बंद गली का आखिरी मकान, ये कहानी संग्रह है। अंधा युग पद्य नाटक है। ठेले पर हिमालय, कहनी व अनकहनी, पश्यंती, निबंध संग्रह है। इसके अतिरिक्त इन्होंने रेखा चित्र है, आलोचना है, एकांकी, नाटक, संस्मरण तथा यात्रा वृत्तांत विधा में भी उल्लेखनीय कार्य किया है और पाठकों का दिल जीता है। प्रस्तुत निबंध ठेले पर हिमालय में लेखक ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, देखो इस पाठ में एक प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थान का बड़ा सुंदर चित्रण है। इस का एक शीर्षक कहाँ से मिला, ये भी अच्छी बात है, अजीब बात है, ये भी हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम जानें कि इस पाठ में दिया क्या गया है। इसमें एक यात्रा वृत्तांत है, ये तो निबंध है लेकिन एक यात्रा का रोचक वर्णन किया गया है। हिमालय में लेखक ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, शांति, स्तब्धता, हिमालय में जो एकांतता है, शांति है, स्तब्धता है और बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक सौंदर्य, नैसर्गिक प्राकृतिक स्वयं बना हुआ सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। सोमेश्वर की घाटी में बसा कौसानी हमें स्विट्जरलैंड का आभास कराता है। सोमेश्वर की घाटी में जो कौसानी बसा है वो वास्तव में इतना सुंदर और खूबसूरत लगता है कि जैसे स्विट्जरलैंड। तो इतना आकर्षक और मादक वातावरण वहाँ का दिखाई पड़ता है। ठेले पर लदी बर्फ की सिल्लियाँ देखकर कवि के स्मृति पटल में कौसानी का वह स्वर्णिम सौंदर्य सजीव उठता है। तो एक
प्रसंग शुरू होता है कि उनके मोहल्ले से एक ठेले के ऊपर कुछ बर्फ़ लेकर के गर्मी के मौसम में कुछ लोग जा रहे होते हैं। लेखक जब उस बर्फ़ को देखता है तो वहीं से उसके मन में एक प्रश्न पैदा होता है, एक भाव पैदा होता है, सौंदर्य उसका जागता है। उस बर्फ़ के देखकर उसको स्मृति हो जाती है हिमालय की वो बर्फानी स्थिति का। तो सिल्लियाँ देखकर उसके स्मृति पटल में कौसानी का स्वर्णिम सौंदर्य सजीव उठता है, जिसमें बादलों के बीच नीले आकाश की चांदनी भरी रातें, केसरमय होती घाटी की संध्या और बर्फानी दिवस समस्त चाप ताप संघर्ष और अंतर्द्वंद्व से मुक्त करने वाले होते हैं। निबंध को पढ़ते हुए पाठक के चित्त में सौंदर्य प्रत्यक्ष मूर्तिमान होता है। जब आप इस निबंध को पढ़ेंगे तो ये भ्रमण की प्रत्येक बिंब को इतना चिताकर्षक ढंग से उभारा है कि आप पढ़ते हैं तो जैसे वो चांदनीमय रात है या वो केसरमय घाटी और संध्या और बर्फानी इलाका वहाँ का, वो सब आपकी आंखों के आगे सजीव होने लगता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उस यात्रा में आप स्वयं शामिल हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से धर्मवीर भारती ने इस यात्रा वृत्तांत या इस यात्रा के स्वरूप को अपने इस निबंध के माध्यम से लिखने का प्रयास किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज ये परिचय, अब मैं आपसे आग्रह करूँगा कि धर्मवीर भारती जो 14वां लेसन आपका है, लेखक का जीवन परिचय आपको बहुत अच्छी तरह सुंदर हस्तलेखन में अपनी पाठ्य पुस्तक में उत्तर पुस्तिका में लिखना है और उसके बाद में उसको याद भी करना है। तो इसके साथ साथ जो अभी मैंने पाठ पढ़ाया था आपको, प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, उसके समस्त प्रश्नोत्तर आपको हल करने हैं और धर्मवीर भारती का आपको जीवन परिचय भी करना है। कल से हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है ठेले पर हिमालय। तो मेरी अपेक्षा है कि आप गृह कार्य पूरा समय पर करोगे और बहुत सुंदर हस्तलेखन के साथ संपन्न करोगे और जो प्रश्न दिए गए हैं उनको केवल लिखना ही नहीं है, उनको याद भी करते रहना है ताकि जब अपनी प्रॉपर क्लासेज हो उस समय आपसे पूछा भी जा सके। एक बार आप सभी को पुनः धन्यवाद। थैंक यू।